नमस्कार दोस्तों। एक सेकंड के लिए आप सोचिए कि आपको कितने समय तक आप अपनी सांस को रोक सकते हैं। 30 सेकंड के लिए, 50 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए। मतलब उसके बाद तो आपको सांस लेना है। क्यों? क्योंकि सांस लेना आपके जीवन का आधार है। इसी प्रकार वन जो है वो भी जीवों के लिए और हमारी पृथ्वी के लिए जीने का एक आधार है। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हम बात करेंगे वन जैव विविधताओं के बारे में। ठीक है, ये हमारे जो हमारा सीरीज चल रहा है ज्योग्राफी का, उसका चैप्टर 15। ठीक है, आज हम वन जैव विविधता यानी कि फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी के बारे में विस्तार से चर्चाएं करेंगे। हम जानेंगे कि वन हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है, वन के क्या क्या आर्थिक लाभ हैं, किस प्रकार के वन होते हैं, क्या क्या उसकी चीजें होती है, ये सारी चीजें हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में जानेंगे। यानी कि यहाँ पर विदेशी आधार नहीं होगा, यहाँ पर पूरी तरीके से हम भारतीय आधार को लेकर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह हम इस बात ये देखेंगे कि क्या हम हमेशा की तरह सिलेबस के हिसाब से चल भी रहे हैं कि नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं अपने इन्हीं समकक्ष में कि हम सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे कि मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 9, चैप्टर 11, ठीक है, चैप्टर 12 तक आपको करवा दिया। आज हम चैप्टर 15 पे आए हैं क्योंकि हमारे सिलेबस का ये हिस्सा, ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरफ हमारे सिलेबस का हिस्सा है और यहाँ पे टीएमए का हिस्सा है। आइए हम सिलेबस के हिसाब से चलते हैं और चैप्टर 15 को हम लेके आए हैं आपके सामने। ठीक है, आज हम इसको पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो अगले पार्ट में तो कुछ हद तक करेंगे। हम जानेंगे आज कि हम यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर यानी कि वन और वन्य जीव के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं वनों के ऊपर। हम जानेंगे कि वन हमारे जीवन के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, वन प्राकृतिक में कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वन आवरण कौन कौन से चीजें होते हैं, बहुत घने या मध्य घने या खुला या झाड़ियादार या फिर किस प्रकार के बने होते हैं, कौन कौन सी बने होते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे। हम जानेंगे विविधताओं के बारे में कि वनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। ठीक है, और वनों के प्रकार कौन कौन से चीजों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से हम वन के बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे जैव विविधताओं के बारे में, हम जानेंगे अनुवांशिकता के बारे में, प्रजातियों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, उनके क्या महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। ठीक है, जैव विविधता की हानियों किस प्रकार से हानि होती है, उसके हानि के क्या प्रभाव पड़ेंगे हमारे जीवन पे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम जानेंगे रामसर स्थलों के बारे में। रामसर क्या होता है? रामसर ईरान का एक शहर था जहाँ पे हमने वेटलैंड के बारे में जाना था, यानी कि दलदली भूमि के बारे में जाना। हम इसके बारे में विस्तार से चर्चाएं करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम जानेंगे सबसे पहले कि वन क्या है। तो वन का अर्थ क्या होता है कि पेड़ों और झाड़ियों का जो घनी आबादी से जो जगह ढकी होती है ना, उन्हें हम वन कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है कि एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारी झाड़ियां हैं। ठीक है, उनकी आबादी से ये ढका हुआ है पूरी तरीके से, पर्याप्त रूप से, इसी को हम कहते हैं वन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम वन को जानेंगे तो इसका एक इंग्लिश वर्जन में पढ़ लेते हैं। देखिए, मीनिंग्स ऑफ फॉरेस्ट, ए लार्ज एरिया covered with dense population of trees and shrubs। सब मतलब झाड़ी। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दो प्रकार के आप वन देख रहे हैं। एक वन है पूरी तरह से घना है और एक तरफ है जिसमें वन तो है लेकिन वनों के अंदर थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश भी आ रहा है। दोनों प्रकार के वन है और किस प्रकार से वन किस तरीके से काम करते हैं हम इसके ऊपर भी विस्तार से चर्चाएं करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं दो समय के बारे में। हम यहाँ पे बात करते हैं एक हम बात करते हैं 21 मार्च के बारे में, जो कि अंतरराष्ट्रीय वन दिवस होता है, यानी कि इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की बात करते हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं 11 सितंबर की, जो हम राष्ट्रीय वन शहीद दिवस की बात करते हैं। इस दौरान जो वन में जो वनों की जो हमने हत्याएं की उसके बारे में हमने शहीद दिवस के रूप में इसको मनाना शुरू किया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए 21 जो मार्च है वो है इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे और 11 सितंबर ये नेशनल फॉरेस्ट मेमोरी डे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं वन संसाधन यानी कि फॉरेस्ट रिजर्व के बारे में। देखिए विश्व में ना 2 अरब से अधिक आबादी जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से वनों के ऊपर डिपेंडेंट करती है। किस प्रकार से? तो इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है वनों पर डिपेंडेंट कर रही है, तो वन हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो आप समझ चुके हैं कि वन, क्योंकि देखिए 2 अरब यानी कि दुनिया की अभी आबादी कितनी है, लगभग 8 अरब के आसपास। 8 अरब में आप जा सकते हैं 1/4 आबादी तो सीधा और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से वनों पर निर्भर करती है। तो वन इसीलिए हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि वन महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए, एक चाहे तो इस पिक्चर के ग्राफ के ऊपर आप देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि वन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए वन जो है, वन हमें क्या क्या देता है? देखिए वन हमें क्या देता है? भूजल का पुनर्स्थरण, यानी कि जो हमारे जमीन के अंदर जो पानी है उसको वो फिर से रिचार्ज करता है। ठीक है,
बाढ़ से हमें बचाता है, वर्षा को नियंत्रित करता है, ऑक्सीजन प्राप्त करता है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि पानी, आप सांस को नहीं रोक सकते कितने भी देर तक, लेकिन आपको एक ना एक सांस लेना है। ये हमें कार्बन, जो कार्बन हमारे पास जो है उसको रोकता है, ठीक है। कार्बन कैसे रोकता है? देखिए पेड़ जो होती है वो अपनी जो जितनी मोटी होती जाएंगी वो उतनी ज्यादा कार्बनों को अपने अंदर सोख के बनी हुई है, ठीक है। वो कार्बन को सोखती है, ग्रीन हाउस गैस को अवशोषण करता है, यानी कि हमें गर्मी से बचाता है, ठीक है। हमारे पशुओं को आवास पहुंचाता है, जितने भी हमारे जीव जंतु होते हैं उनको आवास देता है, उनको घर देता है, ठीक है। कई आपदाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि बाढ़, सूखा और इस प्रकार के चक्रवातों को हमें रोकता है, ठीक है। हमारे यहाँ के जो हीट वेव होते हैं, दिल्ली में भी टेम्परेचर 45+ चल रहा है, तो इस टेम्परेचर को रोकने का भी काम हमारे पास ये वन करते हैं। अगर घनी घनी वन होती तो टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ सकता था, टेम्परेचर थोड़ा कम हो सकता था, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन में भी और ग्लोबल वार्मिंग में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। इस सौंदर्य के लिए मूल्यवान है। इसके कारण क्या होता है, सब सौंदर्य मूल्यवान है, मतलब देखने में अच्छा लगता है, तो टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है, यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे यात्राएं करने आते हैं और इससे कई लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है। तो वन्य जो है मूल रूप से हमें खाद्य पदार्थ, लकड़ी की जो चीजें होती है उनसे मिले हुए इमारतें, लकड़ी, इन चीजों को प्रोडक्शन देता है, यानी कि वन जो है हमें खाने के प्रोडक्शन कराता है, हमें लकड़ियां प्रोवाइड करवाता है। आप देख सकते हैं हम अपने घरों के आसपास हमारे पास बेड होता है, कुर्सियां होती है और भी कई तरह के फर्नीचर प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कहां से मिलता है? इसी वनों से मिलता है। तो वन हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसको आप समझ चुके हैं, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कि भारत में जो वन है वो किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। अब भारतीय वनों की अगर हम चर्चा करें एक हिसाब से, तो आप देखेंगे कि भारत में जो वन है, भारत का जो वन है ये जलवायु, मृदा, तापमान, वर्षा, भूमि, इस प्रकार से चीजों पर निर्भर करता है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व में भी वन किस प्रकार से होंगे वो उसकी जलवायु पर निर्भर करेगा। ये निर्भर करेगा कि वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टियां हैं, वहाँ का तापमान कितना है, वहाँ की वर्षा किस प्रकार से होती है। तो आइए इसके ऊपर एक बार चर्चा करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इस नक्शे के हिसाब से कि भारत में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है और कौन कौन सी वन। सबसे पहले हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की अर्ध सदाबहार वन की बात करें, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है। ये वन जो होते हैं कभी सूखते नहीं है, ठीक है। इसका कारण ये होता है कि ये वन इतने घने होते हैं कि इनका जो पत्ता होता है ना वो हमेशा, मतलब इतनी तरह की विविधताएं होती हैं इन वनों में कि यहाँ के जो पत्ते होते हैं वो एक साथ कभी नहीं गिरते। जब वो एक साथ नहीं गिरेंगे तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, ये वन हमेशा हरे भरे रहेंगे। ये साल भर जो होती है यहाँ पे वर्षा होती रहती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा यहाँ पे औसत वर्षाएं होती है, ठीक है, हमेशा होती रहती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 200 सेंटीमीटर रहती है मैक्सिमम लेवल की वर्षा यहाँ होती रहेगी। औसत तापमान क्या होता है, तो यहाँ पे मिनिमम तापमान होगा वो 20 डिग्री से ज्यादा होगा। इसके कारण क्या होता है, जब मान लीजिए किसी चीज को आपको भरपेट खाना मिले और आपको कोई काम ना करना पड़े, ठीक है, आपको भरपेट खाना मिले, कोई ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है, आप क्या होगा, आप फूलेंगे। तो परिणाम स्वरूप यहाँ के पौधे भी क्या होते हैं, जब इनको भरपेट खाना मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, तो परिणाम स्वरूप ये क्या होता है, ये भी फूलते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं और ये बहुत लंबे होते हैं, 60 मीटर के ऊंचे होते हैं, लेकिन इनके पास कोई काम नहीं होता है। यहाँ के एग्जाम्पल क्या होते हैं, रोजवुड है, एलोवेरा है, रबर है, देवदारी है, बांस है। इसके जो पौधे होते हैं ना बहुत ऊंचे होते हैं, 6 मीटर के, 60 मीटर के ये पौधे होते हैं। समझ गए आप? उस वक्त उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में। इस वाले मैंने आपको थोड़ा पिक्चर दिखा दूं, आपको मैं थोड़ा मैप के थ्रू आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से ये वन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण रखते हैं और इसके पीछे महत्वपूर्ण रखने के पीछे कारण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक बार आप जरा इस मैप को देखिए, ठीक है। इस मैप को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि वन हमारे लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले उष्णकटिबंधों के बारे में, हमने इससे पहले हमने वर्षा के बारे में पढ़ा था। तो वर्षा के बारे में जब हमने पढ़ा था हमने बताया था कि ये जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है यहाँ पे देश में सबसे ज्यादा वर्षाएं होती है। दूसरी सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, ये होती है पूर्वी हिमालय में, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार है वन है वो भी कहाँ हो रही है, जहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। इसके बाद दूसरी बार कहाँ वर्षा होती है, यहाँ पे पूर्वी हिमालय की तरफ। तो यहाँ पे ही उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होती है, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश होती है। इसके बाद जो दूसरा होता है उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसको मानसूनी वन भी कहा जाता है। क्या कहता है, मानसूनी वन, ठीक है। और ये भारत में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तीसरी वन होती है वो होती है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन कौन सा होती है, ये देखिए हिमालय के बाद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। कौन से, पर्वतीय वन। आमतौर पर पर्वतों पर पाए जाते हैं इसलिए पर्वतीय वन कहते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ होते हैं, मैंग्रोव वन वही होंगे जो समुद्र के किनारे होंगे, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं सुंदरवन हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए इसी तरह के समुद्र के किनारे होंगे ना, यानी तटों पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। उसका होता है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ठीक है। ये आमतौर पर शुष्क जगहों पर पाए जाते हैं, जो यहाँ वो पूरा पीला वाला हिस्सा है ये उष्णकटिबंधीय शुष्क वन है। यहाँ पर क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम वर्षा होती है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसके बारे में अभी डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो ये इसके वर्षा वन के कारण है। अब हम बात करते हैं कि
ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। फॉरेस्ट इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, सॉइल, टेम्परेचर एंड रेनफॉल एंड लैंड, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऑलवेज ग्रीन, क्योंकि ग्रीन हमेशा हरा क्यों रहता है मैंने आपको बताया था। रेन थ्रू द ईयर, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। टेम्परेचर कितना होता है, एवरेज टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 60 मीटर हाइज ऑलवेज, ठीक है। तो ये इसके मैंने कारण आपको बता दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इंग्लिश वर्जन के बाद हम बात करते हैं। हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसको मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी वन को अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम पुराने वाले वन की बात करें, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की, तो वहां का जो वन होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से जकड़ा हुआ होता है। वहां पे क्या होता है, जकड़ा हुआ वन के कारण क्या होता है कि वहां की जो दिन का समय वो अंधेरा जैसा लगता है, ठीक है। और यहाँ का जो मानसूनी वन है, जो हमारे आसपास भारत के बहुत बड़े हिस्सों में पाया जाता है, ये वन जो होता है, ये वन की विशेषता ये होती है कि ये वन काफी खाली होता है, ठीक है। ये इतने विस्तृत, उतने विस्तार में नहीं होते। इसके ये वन क्या होता है कि 75 सेंटीग्रेड से लेकर के 200 सेंटीमीटर की जो बीच की वर्षा होती है ना, यहाँ पे ये वन पाया जाता है। और ये आर्थिक महत्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी कि वो जो पुराने वन थे वो आर्थिक महत्व के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी थे, ठीक है, और बहुत लंबे होते थे। लेकिन ये वाले जो वन है, ये आर्थिक महत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका टेम्परेचर और जो इनकी चीजें होती है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अर्थ की बात करें, यानी कि 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षाओं के बीच में, तो यहाँ पे हमें सगोनी, साल, शीशम, चंदन, बांस, महुआ, जामुन, सतूत जैसे पौधे मिल लेते हैं। और अगर आप शुष्क की बात करें, तो वो 75 से 100 सेंटीमीटर की जो वर्षा होती है, यहाँ पे पाया जाता है। इसमें हमें मिलता है पीपल, बेल, साल, अमतस, मतलब छोटी छोटी चीज। समझ गया कि 75 से 100 के बीच में एक शुष्क होता है, और 100 से 200 के बीच में यहाँ पे हमें क्या मिलने को मिलता है, यहाँ पे मिलता है अलग तरह के जो ज्यादा पानी पीने वाले पानी होते हैं, वो देखने को मिलता है, ठीक है। समझ गया। अब बात करते हैं इसके इंग्लिश वर्जन के बारे में। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जो जिसको मानसूनी फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कांटेदार वनों के बारे में, ठीक है। कांटेदार वनों के बारे में, जिसके 75 सेंटीमीटर से कम की वर्षा होती है, वहां पे कांटेदार वन पाए जाते हैं। कांटेदार वृक्ष, ठीक है, जिसके अंदर हमें मिलने को मिलता है बबूल, कैक्टस, खेर, खजूर जैसे तार, इस तरह की चीजें देखने को मिल सकता है। यहाँ पिक्चर आप देख सकते हैं पर्याप्त मात्रा में। अगला जो वन है वो है मैनग्रोव, ठीक है। ये टैनी फॉरेस्ट, मतलब यहाँ पे कांटेदार वनों की बात हो रही है, ठीक है। इंग्लिश वर्जन आप पढ़ सकते हैं इसको। आप बात करते हैं मैनग्रोव वन की। मैनग्रोव वन जो होते हैं वो खाड़ियों में, दलदली भूमियों पे, ठीक है, सदाबहार, ये भी एक प्रकार का सदाबहार वन ही है, ठीक है। मैनग्रोव वन भी सदाबहार वन है, क्योंकि यहाँ पे भी लगभग हर समय बारिश का मौसम बना रहता है, 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती रहती है, और चक्रवात भी यहाँ पे हमेशा आता रहता है, ठीक है। तो चक्रवात से सुरक्षा भी पहुंचाते हैं। इस वनों की अगर आप खासियत देखें मैनग्रोव वन की, तो ये खासियत कुछ इस प्रकार से है। देखिए, ये वन क्या होता है, पानी के अंदर होते हैं, ठीक है। पानी के मतलब जहाँ पे दलदली भूमि होगी या वहीं पे पैदा होके ये पानी को क्या करते हैं, अंदर तक जाते हैं। जिनकी जड़ें होती है वो जमीन के अंदर जाती है, लेकिन जड़ों जाने के बाद ये जमीन फिर से ऊपर हो जाती है, ठीक है। जड़ें क्या करती है, पहले पानी के अंदर गई, बाद में जड़ों ऊपर आ गई, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है। ये बहुत ज्यादा जो होती है, ये नमक को सोखने का काम भी करती है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करती है, चक्रवात से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि यहाँ की जो जड़ें होती है ना, काफी विस्तृत होती है। अगर आप कितने भी तेज तूफान लाओ, तो ये जड़ें उखड़ने का नाम नहीं लेती, ठीक है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लगती है जो आसपास के तटीय इलाके होते हैं उसके पास। और सरकार इसको बचाने के लिए दिन पर दिन काम भी कर रही है, क्योंकि इसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, ठीक है। तो मैनग्रोव वन के बारे में आप समझ गए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंटली, मैनग्रोव वन के बाद हम बात करेंगे पर्वतीय वनों के बारे में। तो पर्वतीय वन को हमने दो भागों में बांटा, एक तो हिमालयी पर्वतीय वन और दूसरा है प्रायद्वीपीय पर्वतीय वन, ठीक है। अगर हम बात करें इनके बीच में हिमालय और जो प्रायद्वीपीय पर्वतीय वन है भागों में, अगर हम वनों का विस्तार देखें, आप देख सकते हैं कि वनों का विस्तार किस प्रकार से है, ठीक है। अगर मान लीजिए वनों को जो है आप जो पर्वतीय वन है, इसको अगर हम विस्तार से चर्चाएं करें, तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे जो पर्वत है, पर्वत की ऊंचाई के हिसाब से वनस्पतियां बदलती जा रही है, ठीक है। पर्वतों की ऊंचाई के हिसाब से वनस्पतियां बदलेंगी। अगर आप बात करें तो देखिए 1000 मीटर तक हमें मिलेगा उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है। 1000 से अगर हम 2000 के ऊपर जाएंगे, 2000 से 2000 के ऊपर, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे सदाबहार वन मिलेंगे, ठीक है। साल और बांस के होते हैं, ठीक है। साल और बांस के जो वन है, तो 1000 से 2000 के ऊपर में हमें चौड़ी पत्तियों वाले वन मिलेंगे, ऑक, चेस्ट, इस प्रकार के। अगर हम 1500 से 3500 के बीच में जाएंगे, ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे इस पिक्चर को देखिए, आप 1000 से 35 के 1000 के बीच में ही आते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के वन हमें देखने को मिल जाते हैं। पहला होता है सदाबहार वन, ठीक है। उसके बाद हमें मिलता है जो सदाबहार चौड़ी पट्टियों वाले वन होते हैं, उसको वुडलैंड भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें मिलता है समशीतोष्ण वन, ठीक है, यहाँ पे ऊपर। अगर हम 3000 से 6000 के ऊपर की बात करें, उन हिस्सों में जाएं, तो हमें अल्पाइन प्रकार के वन मिलेंगे। अल्पाइन भी एक प्रकार का वन होता है, जहां पे हमें हॉकलैंड, घास
नॉर्मली घास के मैदान में देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे उसके और ऊपर जाएंगे तो मैदान और विस्तृत होता जाएगा, और सबसे ऊपर जो होता है वो एल्पाइन का नाम की जो ये वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई प्रकार की वनस्पतियां नहीं पाई जाती। समझ गया कि पर्वतों के साथ क्या होता है, जैसे जैसे हम पर्वतों की ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं, हमारे पास क्या होता है, वनस्पतियां भी बदलती जाती है। तो वनस्पतियों का जो आधार है वो जमीनी स्तर पे हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वनस्पतियां भी धीरे धीरे कम होने जाती है, और जैसे सबसे ऊपर जाते हैं वहाँ पे एल्पाइन नाम की वनस्पतियां पाई जाती है, जो कि कोई भी प्रकार की विशेषता रखती नहीं है। उससे नीचे में टुंड्रा नाम की जलवायु में देखने को मिलती है, लेकिन ऊपर जाते जाते नहीं देखने को मिलती है। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में यानी कि दक्षिण भारत में हमें जो वन है वो 3 क्षेत्रों में देखने को मिलता है। पहला तो सतपुरा और मैकाल में, दूसरा में मिलता है नीलगिरी में, तीसरा में मिलता है पश्चिमी घाट में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के वनों की बात हो रही है, ठीक है, आप समझ गए। अब हम बात करते हैं भारत में वनस्पति और जीव जो जगत है उनके बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट था उसकी एक रिपोर्ट भी आई, यानी कि फ्लोरा और फ्लोरा के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए विश्व में अगर हम बात करें तो 2.4 की बात करें। देखिए मैं आपको थोड़ी देर पहले थोड़ा और जानकारी दूं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा विस्तर जाए, देखिए माउंटेन के बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो देखिए इंडियन स्टेट फॉरेस्ट की रिपोर्ट आई थी 2011 में, जिस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया था कि देश में 21% जो है वो वन आवरण है, यानी कि वन है, जिसमें घने वन सिर्फ 12% बचे हुए हैं और खुली जंगल जो है वो 8% के रूप, और लक्षद्वीप के वहाँ पे 0% वन पाया जाता है, यानी लक्षद्वीप में वन ही नहीं है, ठीक है। ये इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है 2011 की, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। अब हम वन की अगर हम बात करें तो भारतीय वन सर्वेक्षण जो है, वन सर्वेक्षण, उन्होंने वनों को 4 भागों में बांटा। पहला है बहुत घने वन, जो कि 70 या उससे अधिक के वन, अधिक प्रकार के, अगर वहां पे 70% से ज्यादा के वन होंगे तो वो घने वन होंगे। मध्य घने 40 से 70 की बात हो रही है। खुला वन कौन सा होगा, जो 10 से 40 के बीच में होगा, और झाड़ियां किसमें होंगी, जो 10% से कम के वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने वनों को निर्धारित किया भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग ने। और भारत में वनस्पति और जीव जगत के बारे में अगर हम जाने, आपको पता होगा कि भारत में क्या है कि विश्व का 2.4% भाग है, ठीक है। भारत पूरे विश्व में जो हमारे पास जो फ्लोरा और फ्यूना की बात हो रही है तो हमारे पास कितना है, 2.4% भाग है, जिसमें 7 से 8% जो है वो जानवर है और पौधे हैं। जानवर और पौधे मतलब जैव विविधता के रूप में हमें देखने को मिलता है, और ये सभी जो चीजें जो दर्ज की जाती है ना वो 7 से 8% है, और यही हमारी जैव विविधता का कारण भी बनता है। इतना महत्वपूर्ण है कि विश्व में हम 10वें नंबर पर और एशिया में हम जैव विविधता के मामले में 4थे नंबर पर पाए जाते हैं, ठीक है। हमारी जैव विविधता इतनी महत्वपूर्ण हो चुकी है, ठीक है। अगर हम भारतीय वन सर्वेक्षण कोलकाता की बात करें तो उसके द्वारा 70% मतलब क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया, और जो उसको विस्तृत जगह मिला उसमें उसने रेड डेटा बुक, जो एक बहुत ही विस्तृत किताब है, रेड डेटा बुक में उसने उसे प्रस्तुत किया। रेड डेटा बुक में वो चीजें पाई जाती है जो कि संकटग्रस्त होती है, ठीक है। तो रेड डेटा बुक के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया किसने, भारतीय वनस्पति जो सर्वेक्षण है कोलकाता द्वारा इसको लाया गया, ठीक है। ये किताब है, नॉर्मल सी किताब है जिसके अंदर हम विस्तार से चीजों को रखते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में वनों के संरक्षण के ऊपर कि वन को किस प्रकार से संरक्षण किया जाए। तो पहला कारण होता है वनों में जो जंगल की आग लग जाती है ना, जंगलों की, इसको रोकने का काम हमें करना चाहिए, ठीक है। अगर जंगल की आग की बात करें तो इसके पीछे 2 कारण होते हैं। पहला तो होता है प्राकृतिक कारण और दूसरा होता है मानव कारण। मानव हर जगह अपना कुछ ना कुछ तो दिखाई जाता है। तो प्राकृतिक कारण क्या होता है, गर्मी में तेज हवाएं चलती है, गर्मी में हमेशा क्या होती है, तेज हवाएं चलती है। बिजली या फिर पेड़ों की जो घर्षण होता है ना, घर्षण ये आपस में रगड़ने से वहां पर चिंगारी पैदा होगी, और सूखे पत्तियों के अंदर अगर चिंगारी गई तो क्या होगा, आग लग जाएगा, ठीक है। दूसरा कारण क्या होता है, मानवीय लापरवाहियों से भी ये चीजें होती है, जैसे कि किसी ने सिगरेट पी लिया, बीड़ी फेंक के बिना बुझाए उसे राख में फेंक दिया, जंगल में फेंक दिया, उससे भी आग लग जाती है। तो 2 कारण हो गया, एक तो हो गया प्राकृतिक कारण और दूसरा हो गया मानवीय कारण, ठीक है। अब हम बात करते हैं वनारोपण और पुनर्वलोकन, यानी कि फॉरेस्ट को अगर हम बात करें, जंगल को फिर से बनाने के लिए, यानी कि रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन की बात करते हैं। रिफॉरेस्टेशन क्या है, रिफॉरेस्टेशन वो प्रक्रिया है, देखिए मैं इस पिक्चर से माध्यम से आपको समझाता हूं, समझ में जल्दी आएगा। आप अगर रिफॉरेस्टेशन को देखें तो रिफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि जो पहले को, जैसे कि पास्ट में क्या था कि हमारा एक घना वन हुआ करता था, ठीक है। इसमें क्या हुआ, अचानक से जंगल में आग लग गई, तो जो क्या हुआ, पौधे खत्म हो गए, खत्म होने के बाद क्या हुआ, फिर उसमें धीरे धीरे पौधे पैदा होने लगे। इसी को कहते हैं रिफॉरेस्टेशन, यानी कि पौधे थे, फिर जंगल में आग लगी और वो समाप्त हो गए, फिर हमने क्या किया, दोबारा से वहां पे पौधे लगाए, तो होगा रिफॉरेस्टेशन। अब जो एफोरेस्टेशन क्या होता है कि पहले वहां पे सूखी बंजर जमीन थी, ठीक है, बाद में हमने उसमें पौधे लगाए, और बाद में वो जो पौधे होने के बाद फिर वो फ्यूचर में जाके काफी घने पौधे बन गए, तो उससे कहते हैं एफोरेस्टेशन। यानी कि यहाँ पर क्या आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बात हो रही है वनारोपण। वनारोपण माने कि पुराने वाले वन को फिर से लगाना, ठीक है, नहीं सॉरी, वनारोपण मतलब जो हमें नए वनों को फिर से लगाना।
और पुनर्वलोकन होता जो वन पहले से थे, खराब हो गए, अब उन्हें फिर से नए तरीके से स्टैब्लिश करना। समझ गए? अब हम बात करते हैं वनों के संरक्षण और विकास के अगर उपायों की बात करें तो यहाँ पे 3 प्रकार के हमें वनों का संरक्षण हम कर सकते हैं। पहला तो होता है प्राकृतिक पुनर्जागरण, यानी कि जो सब वन चल रहा है उसको चलने दो, छोड़ दो, उसको कोई डिस्टर्बेंस मत करो। जैसे कि जंगल, मान लीजिए किसी जंगल में आग लग गई, अब आप जंगल में आग लगने के बाद आप कुछ नहीं कर रहे, छोड़ देंगे, हमने उसको वैसे का वैसे ही छोड़ दिया, अचानक से बारिश हुई और वहां पे अपने आप ही पौधे पनप गए, उसे कहते हैं प्राकृतिक। दूसरा होता है अगर पौधे पनप गए तो उसकी सुरक्षा भी करनी है, तो उसको फिर से कोई नुकसान ना पहुंचाए, फिर से कोई उसको जला ना दे, फिर से कोई उसको तोड़ ना दे, तो उसको संरक्षण सुरक्षित करना है। और उसके बाद क्या है, सुरक्षा के साथ साथ हम उसका प्रबंधन भी करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम कई तरह की चीजें लेके आएंगे ताकि वनों का अधिक से अधिक संरक्षण प्राप्त हो सके। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हम मुख्य योजनाओं के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से मुख्य योजनाएं होती है। देखिए, सरकार ने मोन तौर पर 3 तरह की योजनाएं लेके आई है। पहला है राष्ट्रीय वनाकरण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में क्या है कि सरकार वनों को फिर से अधिक लगाने के ऊपर कार्य करती है। हरित भारत मिशन, शहरों में हमें हरियाली लाने के लिए इस मिशन को लाया गया है। दूसरा है वन अग्नि रोकथाम मिशन, यानी कि जंगलों में लगने वाली आग को भी हमें रोकना है। ठीक है, इस प्रकार की सरकार हमेशा भारत सरकार ने 3 तरह की योजनाएं लेकर आई है वनों को भारत के अंदर विस्तृत करने के लिए। ठीक है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और ये जो हमारा वर्जन था, जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, ये हम यहीं पे इसको खत्म करते हैं। हालांकि पार्ट 2 जो हमारे पास जैव विविधता का जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो बहुत जल्दी हमारे पास आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, इसको हम यहीं पे रोकेंगे। जय हिंद।